बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। 25 मई को उन्होंने अपने कारकुनान को इस्लामाबाद आने का कहा है। दोपहर 3 बजे वो कहते हैं कि श्रीनगर हाईवे पर मुलाकात होगी कारकुनों से और आगे का लाहे अमल देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीज़ें उन्होंने कही हैं, जो अनाउंसमेंट आई है उनकी तरफ से, वो ये कि हम इलेक्शन की अनाउंसमेंट तक नहीं वापस जाएंगे, यानी धरने का प्लान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और ये भी कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करे और इलेक्शंस की जानिब जाएं और इलेक्शंस भी हमें साफ और शफाफ चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो कोई एनार्की फैलाना चाहते हैं मुल्क में, और अगर खूनी मार्च हुआ तो फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को घरों से भी नहीं निकलने देंगे। थोड़ी देर पहले आपने जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का बयान सुना है, वो भी ये कहते हैं कि अगर इत्तेहादी जमातों के दरमियान ये फैसला हो जाता है कि इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इस्लामाबाद एंटर नहीं होने दिया तो मैं इनको घरों से भी निकलने नहीं दूंगा। ये ऐलान किया है राना सनाउल्लाह ने। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल बना हुआ है, उस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस तरीके से दबाव भी है, लेकिन असल में जो इन्फ्लेशन का मामला है, जो महंगाई का मामला है, उस पर हम देखते हैं कि हुकूमती जमातों की जानिब से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। कहीं पर यह ख्याल है कि फौरी तौर पर वाकई इलेक्शन की जानिब चला जाना चाहिए, जैसे कि बार बार ये कहा जाता है कि हम पिछली हुकूमत की कारकर्दगी का बोझ क्यों उठाएं और इस बोझ के साथ अगले इंतखाबात में क्यों जाएं। और आज साबिक जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया है और वो ये कहते हैं कि हुकूमत अब उनसे मदद मांग रही है। वो कह रहे हैं कि जी हमारे से बार बार राब्ते हो रहे हैं क्योंकि हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म उनकी हो चुकी है, इनसे मौशी मामला जो हैं वो नहीं संभल रहे। IMF के साथ जिस तरीके से इनके मामलात तय होने चाहिए थे वो भी वहाँ से नहीं हुए, वहाँ से कोई मुआहदा नहीं हो रहा। फिर जो बैरूनी ममालिक से पैसे मिलने की उम्मीद थी वो भी नहीं मिल रहे। और शौकत तरीन साहब का ही दावा है कि हुकूमत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मदद मांग रही है। इसमें किस हद तक सच्चाई है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और अब इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और धरने के बाद क्या हालात बनेंगे उसका जिक्र होगा। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और फॉर्मर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर सिंध असम्बली हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अगर मैं आपसे आगाज़ कर सकूँ, पहले तो ये बताइएगा कि अगर इस तरीके से जो भी राना सनाउल्लाह साहब ने या इंटीरियर मिनिस्टर ने दावा किया है कि आप लोग एनआरकी की तरफ जाएंगे और खूनी मार्च खुदा न खास्ता करने का कोई मंसूबा बनाया है तो फिर आप लोगों को घरों से भी नहीं निकलने देंगे, इस चीज़ को किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है? अगर आपको मुख्तलिफ शहरों में रोका जाता है या इस्लामाबाद एंटर नहीं होने दिया जाता तो फिर ये मामलात, सियासी मामलात खुदा न खास्ता वाकई किसी बड़े तसादुम की नज़र ना हो जाएं। सबसे पहले तो सादिया, हमारे 3.5 साल के अरसे के अंदर आपको पता है कि कई दफ़ा लॉन्ग मार्चेस हुई जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए, फिर अपना बिलावल साहब भी आए, जिसके अंदर आपको पता है मरियम बीबी और हमज़ा शरीफ, आपको पता है ना लॉन्ग मार्चेस इनकी होती रही हैं। और मेरा ख्याल है कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना सबका हक है और हम बतौर एक डेमोक्रेटिक हुकूमत आपके सामने न किसी किस्म की रुकावट डाली, न किसी किस्म का तंग किया, न लोगों के घरों में घुस के और लोगों को ज़दोकोब करके और लोगों को अरेस्ट किया गया, न घरों पे लोगों को तंग किया गया, न हरासमेंट की गई। और मेरा ख्याल है जितनी लॉन्ग मार्चेस हुई उनके अंदर किसी किस्म का तसादुम हमने खुद प्रिवेंट किया। बल्कि आपको पता है कि मुल्तान में एक जो छोटा सा किस्सा हुआ उसके ऊपर बाकायदा स्ट्रिक्ट एक्शन वाज टेकन कि इस तरह का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह हर बंदे का हक है। इसी तरह हमारा भी हक है कि हम प्रोटेस्ट करें। हम तहरीक इंसाफ हमेशा पुरअमन प्रोटेस्ट करती है। अब एक पुरअमन प्रोटेस्ट हमारा हक है, इस पे ये हक हमसे क्यों लिया जाए? अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम एक जमहूरियत हैं
तो जमहूरियत का तो हुस्न है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है उसको प्रोटेस्ट की इजाज़त मिलनी चाहिए, इसमें ऐसी कौन सी बात है। और हाँ, ये जब कहते हैं खूनी मार्च, आपका क्या ख्याल है, हम दीवाने हैं या पागल हैं? हम कोई घर से पिस्तौलें बंदूकें लेके चल रहे हैं? हम तो एक पुरअमन मार्च के लिए आ रहे हैं, ये आगे से इसको खूनी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये जो है अपना राना सनाउल्लाह, इसको तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए, हर वक्त इस किस्म की बातें करके मेरा ख्याल है अनारकी तो ये फैला रहा है, बजाय ये कि हमसे। अब आप ये बताइए कि मैं जब लॉन्ग मार्च में जाऊंगी तो क्या मैं बंदूक लेके जा रही हूँ? सो द थिंग इज दिस, ये एक पुरअमन मार्च है और हम इंशाल्लाह पुरअमन मार्च इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा हक है, और जिसके खिलाफ हम कर रहे हैं वो इसी बात पे है कि हम किसी किस्म की बैरूनी साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, और नई इलेक्शन चाहिए, और मेहरबानी करके इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दीजिए। इलेक्शन आप कहते हैं अनाउंस कर दें, ठीक है। अभी जब से ये अनाउंसमेंट हुई इमरान खान साहब की तरफ से 25 मई की, और कहा कि दोपहर 3 बजे मैं आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा, तो हुकूमत के बहुत सारे लोगों की तरफ से ये मजाक उड़ाया गया कि ये लॉन्ग मार्च तो नहीं है, ये तो बस एक जगह अनाउंस कर दी गई है। लॉन्ग मार्च तो वो होता है जो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ रास्तों से काफिले गुजरते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले उसकी शायद कोई वजाहत भी आई है फवाद चौधरी की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी, और वो ये कह रहे हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से खुद काफिले को लीड करता हुआ इस्लामाबाद जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे ये कहा गया है कि उन्हीं को इस्लामाबाद बना दें, वहां से लोगों को आने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, मैं शर्मिला फारूकी साहिबा, ये बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑब्वियसली एक स्टांस हमेशा से रहा है, चाहे वो एहतजाज की ही बात करें, आप कहते हैं कि जी जमहूरी जमात है, एहतजाज पर, प्रोटेस्ट पर यकीन रखते हैं। इस तरीके से किसी भी सियासी जमात को या फॉर दैट मैटर किसी को भी, चाहे किसी भी हल्के से ताल्लुक को, प्रोटेस्ट से नहीं रोका जा सकता। राना सनाउल्लाह का ये कहना कि मैं इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, अनफॉर्चुनेटली एक शख्स जो अपनी पार्लियामान में अक्सरियत खो बैठा और एक जमहूरी और आइनी तरीके से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उसको शिकस्त मिली, वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और उसकी इस अना की वजह से और उसकी इस हट धर्मी की वजह से पूरी कौम और ये मुल्क जो है उसका खमियाजा भुगतेगा। देखिए, सियासत के अंदर ऊंच नीच, इक़्तिदार, शिकस्त, हार जीत होती रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप वाकई एक जमहूरी सोच रखते हैं और आवाम दोस्त और आवाम का दर्द आपके दिल में है कि नहीं है, जो अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आता इमरान खान साहब के अंदर। जहाँ तक बात रही इनकी लॉन्ग मार्च की, तो देखिए, हम हमेशा इस बात में यकीन रखते हैं कि एवरीबडी शुड हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जमहूरी तौर से पुरअमन तरीके से किसी को एहतजाज से नहीं रोका जाता और उनको मार्च से भी नहीं रोका जाएगा। हमने भी एक अमन मार्च की थी, आपको याद है, और हम 27 फरवरी से कराची से शुरू हुए थे, शहर 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 करते हुए हम पंजाब पहुंचे, वहाँ के शहरों से गुजरते हुए हम इस्लामाबाद पहुंचे 8 मार्च को। तो लॉन्ग मार्च तो ये होती है। हाँ, अगर आपने मुख्तलिफ शहरों में बैठ के धरने दे देने हैं, आपने निज़ाम ज़िंदगी को मुतासर करना है, आपने गवर्नमेंट मशीनरी को रोक देना है, और आपका जो मकसद और मतलब ये है कि हर तरीके से इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए, लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन किया जाए, तो फिर ये जमहूरी सोच नहीं है और ये पुरअमन एहतजाज नहीं है। देखिए, ये कहना कि या मैं रहूं या कोई और ना रहे और मैं सच्चा हूं बाकी सब झूठे हैं, चोर हैं, अभी तक ये भी नहीं होता प्लान है। और जो कुछ शहरों के नाम आ रहे हैं सामने, उसमें लाड़काना, सक्खर, कराची और पंजाब के भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां कहा जा रहा है कि सिर्फ वहां धरने दे दें, वहां से कारकुनान को आने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है, यहाँ मुख्तलिफ शहरों के अंदर देखिए इंसान की निज़ाम ज़िंदगी होती है, लोग दफातर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई बीमार होता है अस्पताल जाता है, लोगों के इवेंट्स होते हैं। आपने अगर शहरों को मुतासर करना है तो आप इस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन नहीं बना सकते। ये जमहूरी सोच नहीं है, ये गैर जमहूरी सोच है।
अगर आपने अपनी अना की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर इस मुल्क को मफलूज बनाना है तो फिर मैं इस पर क्या कहूँ, या कोई इस पर क्या कह सकता है? यही कह सकता है कि अल्लाह इनको राह रास्त दिखाए, इनको सही रास्ता दिखाए, इनको कोई ऐसी हिदायत दे कि ये कौम और मुल्क की खातिर भी कभी सोचें। लेकिन 3.5 साल एक तवील अरसा है कि अगर आप अपना कोई मंशूर लेकर आए थे, कोई एजेंडा था इस मुल्क में बेहतरी लाने का, तो उस पर अमल दरामद करते। लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया है, राइट, आप कहती हैं कि 3.5 साल का अरसा इनको मिला, हालात में बेहतरी नहीं ला सके, बट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप लोगों की तरफ से जो ये दावा है या इमरान खान साहब का जैसे आज ऐलान मैं कहूँगी ऑब्वियसली किया गया है कि जब तक असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान हुकूमत नहीं करेगी, इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे तो हम वहाँ से नहीं उठेंगे। इसका मतलब तो यही है कि 2014 में जिस तरीके से 126 दिन का धरना दिया गया था वैसे ही कोई लंबा प्लान होगा। बट ये भी हुकूमत बारहा कह चुकी है कि आए, जितना लंबा अरसा बैठना चाहते हैं बैठें, ऐलान हम अपनी मर्जी से करेंगे, आप लोगों के दबाव में आकर इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। तो फिर क्या आप करेंगे? बैठे रहेंगे वहां पे 3 महीने 4 महीने? बहुत देखे, पहले भी तो बैठे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी बात है कि शर्मिला बीबी जो कह रही हैं, मुझे एक बात बताइए कि वो आप कह रहे हैं कि पहले आगे बस बैठे रहे हैं, हम आपकी मर्जी पे ऐलान नहीं करेंगे। हाँ, उनसे कहिए आपको फिर क्या एतराज़ है, हम तो आके बैठ जाएंगे और हमें आदत है बैठने की, हम बैठ जाते हैं। आप लोगों के लिए मुश्किल होता है बैठना, तभी आपने एक लॉन्ग मार्च की। उस लॉन्ग मार्च देखें, खुद ही इन्होंने जिक्र लॉन्ग मार्च का किया, तो हमने तो किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली। और जहाँ तक इनका कहना है कि 3.5 साल के अरसे के अंदर कोई हालात में तब्दीली नहीं आई, तो मैं उनको सिर्फ वाज़ह करना चाहती हूँ कि इस 3.5 साल के अरसे के अंदर बिल्कुल हालात बेहतर किए गए। सारी दुनिया के अंदर कोविड के पेंडेमिक में जब हालात इतने बद से बदतर हो गए, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था who was among the first 3 countries in the world which was performing well। और अगर आप कहते हैं कि उस कोविड के बावजूद, जो कि दुनिया के अंदर उसने एक महंगाई की वेव फैलाई, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर तरक्की हुई। टेक्सटाइल्स आपकी जो हैं वो दे वेंट इनटू प्लस पॉइंट। आपके सामने है कि सारे लूम्स जो थे वो फैसलाबाद के चलना शुरू हो गए। वो पीपी जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते दैट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड, और देयर वाज तरक्की। और इस वजह से कि देयर वाज सेंसिबल डिसीजंस व्हिच वर टेकन ड्यूरिंग दोस 2 इयर्स। उन 2 साल के अरसों के अंदर 12 दफ़ा स्मार्ट लॉकडाउन्स भी हुए, सिचुएशन कंट्रोल भी हुई, वैक्सीनेशन भी हुई। अब ये बातों से तो इनकारी नहीं कर सकते ना। साथ वाले आपके हमसाया मुल्क इंडिया, जो कि इतनी बड़ी ताकत थी, उसके हालात आप कोविड के दौरान देखते और पाकिस्तान के हालात देखते, उसके बावजूद आप कहते हैं गवर्नेंस नहीं हुई। ये पाकिस्तान में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने सेहत कार्ड दे दिए। सिंध में तो सेहत कार्ड नहीं है। हमें तो सिंध से बहुत दफ़ा टेलीफोन आते हैं कि खुदारा यहाँ भी शुरू करें। गरीब आदमी के लिए अगर हमें एहसास नहीं है तो आपने पहले कौन सा एहसास किया था? सबसे बड़ी बात है एहसास कार्ड वगैरह सब काम हुआ है, कोई मसला नहीं था। असल में अना का तो इनका मसला बना हुआ था कि ये चाहते थे कि ये जो बैरूनी साजिश है जिसकी वजह से अमेरिका बहादुर नाराज़ ना हो जाए, इसकी वजह से ये सारे इकट्ठे हो के इन्होंने सोचा। और आपके सामने द अमाउंट ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। आप एक सेकंड सादिया, हॉर्स ट्रेडिंग की बात आपसे ढकी छुपी तो नहीं है। आज वो जो 25 लोटे हमारे पंजाब के थे, वो जो 25 लोटे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको डी नोटिफाई कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो फारिग हो गए। आप ये बताइए, ये जमहूरियत है? यानी हॉर्स ट्रेडिंग तो आप लोग प्रमोट करते रहे हैं, हम हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ खड़े होते रहे हैं। सेनेट की भी जब इलेक्शन की बात हुई जहां मैक्सिमम हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तब भी हमने कहा था कि आप ओपन करें। तो मेरा ख्याल है तनकीद सिर्फ तनकीद की खातिर ना कीजिए। इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई भी है, आपको भी पता है और हमें भी पता है, मुश्किल डिसीजंस लेने हैं, ले आप डिसीजंस। किसने मना किया? अच्छा, एक आपको किसी ने मना तो नहीं किया। अच्छा, इस पे शर्मिला फारूकी साहबा, ठीक है, इसमें हुकूमत के हवाले से ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक अवामी दबाव बढ़ा ही रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन की तरफ चले जाएं, बट ये वाला शायद इतना बड़ा मसला ना बनता आप लोगों के लिए या इस हुकूमत के लिए अगर वाकई महंगाई पर काबू पा लिया जाता। जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सारे लोगों की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम
अकेले क्यों इस कारकर्दगी का बोझ लेकर चलें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर बाकी इत्तेहादी या स्टेक होल्डर्स नहीं इसका बोझ उठाएंगे तो फिर हमें भी ये हुकूमत को इस तरीके से मुद्दत पूरी कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी IMF के साथ मामलात रुके हुए हैं, जो बैरूनी ममालिक की तरफ से इमदाद शायद तवक्को की जा रही थी मिल जाएगी, वो भी नहीं हो रही है। और ऐसे में शौकत तरीन साहब का आज का दावा, ये किस किस्म की उनसे आप मदद मांग रहे हैं IMF के? वो कहते हैं कि जी मामलात ख़राब होने के बाद। देखिए सादिया, पहली बात तो ये है कि 3.5 साल का जो बिगाड़ है, जो मईशत जिस घड़े में गिरी हुई है, उसको फौरी तौर पे निकालना और दुरुस्त राह पे लाना, ये कोई किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग टफ डिसीशंस एंड वी आर रेडी फॉर टफ डिसीशंस, और ये अनपॉपुलर डिसीशंस होंगे, लेकिन वो डिसीशंस ऐसे होंगे जिसमें जो कौम की एक इकोनॉमिक जो एक रिवाइवल है और रिकवरी है वो सही सिमत में जाएगी। और उसके लिए आपको शायद कुछ कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और कुछ अनपॉपुलर डिसीशंस लेने पड़ेंगे। किसी ने भी ये वादा नहीं किया था, या किसी को भी किसी का भी ये इरादा, या ये किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने बुरे हालात होंगे इमरान खान साहब के दौर के अंदर। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नया पाकिस्तान आएगा, उसमें बेहतरी आएगी, रोजगार आएगा, सारी चीजें आएंगी। जी जी, ये जो आप बात कर रही हैं, ये जो आप बात कर रही हैं, जस्ट वन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन शर्मिला, मैं नहीं आपने जो बात की मैं उसी पे एक सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो आप बात कर रही हैं ये उस वक्त PDM में शामिल तमाम जमातें ये कहा करती थी कि इमरान खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क को पता नहीं वो मईशत की तबाही का जिम्मेदार ये आदमी है, ये जिस दिन जाएगा, जिस दिन हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, इसको बाहर करेंगे तो उस वक्त हम मुल्क के हालात ठीक कर देंगे। यू एक्चुअली वॉलंटियर्ड योरसेल्फ कि हम जो हैं वो आएंगे और हालात ठीक करेंगे। और PMLN के बहुत लोग कहते थे कि हम तो आएंगे सिर्फ 2 महीनों के लिए क्योंकि हम फौरी इलेक्शन में जाना चाहते हैं। देन व्हाट चेंज्ड कि आप लोगों ने कहा कि नहीं अगले साल तक ही हम मुद्दत पूरी करेंगे? देखिए सादिया, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि आते ही इमरान खान साहब के सारे माजी के फैसले जो हैं उनको आप मनफी कर देंगे, डॉलर वापस 110 पे आ जाएगा, या पेट्रोल की कीमतें नीचे गिर जाएंगी। हाँ, हमने ये ज़रूर कहा था कि हम जो एक महंगाई का बढ़ता हुआ तूफ़ान है उसको थामने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस पिछले 3.5 साल में डॉक्टर साहिबा ने जो बातें की सेहत कार्ड की और कोविड की, देखिए जहाँ तक डॉक्टर साहिबा की ज़ात का ताल्लुक है, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर दिस वुमन। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद इस कौम की खिदमत की है और अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं, इनको मैं सलाम पेश करती हूँ। मतलब बहुत बाहिम्मत खातून है, एंड आई विश हर द बेस्ट ऑफ लक एंड अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ। लेकिन जहाँ तक आई अप्रिशिएट आपने जो बात देखें, यस, एंड यू नो मेरा इनसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं हमेशा इनके लिए दुआ भी करती थी और मैं इनकी हिम्मत को सराहती भी थी। बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए कोविड में जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर पाकिस्तान फेयर्ड बेटर देन दी अदर कंट्रीज़, वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के वुज़राए आला ने टाइमली डिसीजन लिया फॉर लॉकडाउन, जिसमें सिंध सबसे सरे फहरिस्त था। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब पहले दिन से इस बात को अपोज कर रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। 23 या 22 मार्च था मुझे याद है, जिसकी दोपहर 3 बजे मुराद अली शाह साहब ने लॉकडाउन किया, शाम में बोजदार साहब ने किया, और अगले दिन जो है वो बाकी सूबों ने उसको लॉकडाउन किया। और उसके बाद आर्मी चीफ ने भी इस बात को सपोर्ट किया, इमरान खान साहब ने नहीं किया। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन टाइमली डिसीजंस हुए, और थैंक्स टू 18 अमेंडमेंट 18वीं तरमीम, जिसके बाद सूबों को इख्तियारात हैं अपने फैसले करने का, ये हुआ। उसके बाद देखिए जहाँ तक सेहत कार्ड का ताल्लुक है कि ठीक है आपने सेहत कार्ड दिया लोगों को कि जी आप 10 लाख तक या पता नहीं कितने अमाउंट तक आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन सिंध में वो तमाम इलाज ऑलरेडी मुख्तलिफ अस्पतालों में फ्री हो रहे हैं
और टर्शरी केयर भी फ्री है। NICVD को ले लीजिए, तमाम जगह ले, गम्बट इंस्टीट्यूट कर लीजिए जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, वो फ्री है। मुख्तलिफ सूबों से लोग वहाँ पर आते हैं। लेकिन मैं इस डिबेट में इसलिए नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि ये अच्छी बात है, किसी सूबे में कोई अच्छा काम होता है, पाकिस्तान में अच्छा काम हो रहा है, पाकिस्तान के शहरियों को फायदा है उसका। लेकिन बात यह है कि कौम को क्या चाहिए? कौम को चाहिए कि महंगाई का तूफान थम जाए, लोगों के पास सस्ती बिजली हो, खाने पीने की अशिया में। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, दर्शन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा किया है कि हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करे, इलेक्शन हों और साथ ही साथ साफ और शफाफ इंतखाबात हों। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, यहाँ पर सवाल ये है कि साफ और शफाफ इंतखाबात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आप लोगों के ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो इमरान खान साहब कह चुके हैं, आप लोग कहते हैं कि जी ये नून लीग का कारकुन है या उनकी बी टीम है, हमें उन पे यकीन नहीं है। सो ऑब्वियसली अब आप लोग पार्लियामान में भी नहीं है कि जहां पर ये जो तैनातियां हैं अहम इदारों के सरबराहों की, वो मुशावरत से की जा सकें। एंड प्लस रिफॉर्म्स को लेके जो आप लोगों ने चीजें की वो हुकूमत में बैठे लोग इस वक्त नहीं मानते हैं, जो वो कर रहे हैं आप नहीं मानते हैं। तो ऐसा क्या तरीकाकार है कि इंतखाबात इस तरीके से हों कि सबको उस पर यकीन हो, हारने वाली जमात धांधली का जो है वो नारा ना लगाए? मेरा ख्याल है सादिया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शनीला का, उनकी दुआओं के लिए बहुत मेहरबानी। और मैं सॉरी हु स्पीकिंग, नहीं बात करनी है ना? अच्छा जी, अच्छा। एक तो मैं शनीला बीबी की नहीं, आप ही से पूछा मैंने जी, डॉक्टर आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ है, देखें साफ शफाफ इलेक्शन को अकेला हमारी डिमांड नहीं है, सारे पाकिस्तान की डिमांड है और सारी पार्टियों की डिमांड है। अब तक देखें हमारे हमेशा मसला इसीलिए खड़ा होता रहा कि जब हालात इलेक्शन में ख़राब होते हैं और धांधली निकलती है सामने, तो एक बजाय कॉन्स्टिट्यूंसी के सारी कॉन्स्टिट्यूंसी पे शक पड़ना शुरू हो जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी, दैट वाज वन सोल्यूशन। 22 करोड़ की आपकी आवाम है और इस मरतबा मकसद ये है कि बहुत बड़ी तादाद वो बच्चों की है जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, उन्होंने अपनी वोट भी बनवाई होगी। इलेक्ट्रॉनिकली सारी दुनिया डिजिटाइज हो गई है। ब्राज़ील जैसे मुल्क के अंदर भी, विच इज़ फ्रॉम साउथ अमेरिका, बड़ा सक्सेसफुली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैव बीन यूज्ड। मेरा ये मतलब है कि हमने एक चीज़ लेके आए, उसकी मुखालफत आपके सामने की जा रही है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी उतना ही हक है कि उनको भी इलेक्शन का मौका, उनको भी वोटिंग का मौका दें, उसके भी एतराज़ात हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसके बारे में तो कोई शक नहीं है। मैं कहूँगी मुझे बहुत प्यार है, शरीला कहती है उनको बहुत प्यार है, सबको प्यार है। आखिर यही मुल्क है हमारे पास, यही है जिसके पीछे हम जहाँ पैदा हुए, बड़े हुए और अब बूढ़े हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की बेहतरी हो, और मेरा ख्याल है मुश्तरका हम सब की एक ही आवाज़ होनी चाहिए कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएं तो बेसिक किसी भी पार्लियामेंट की बेसिस, ये बात तो शनीला नहीं इनकार करेंगी ना, किसी भी पार्लियामेंट की बेसिस जो है वो उसके इलेक्शन पे बनते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा, ये जो हमारा पंजाब का किस्सा बना अभी पिछले दिनों, जिसके बेसिस के ऊपर ये हमजा शरीफ साहब इलेक्ट हुए, यानी पुलिस कर दी, पुलिस वाज इनसाइड द पार्लियामेंट, और एक तूफान बदतमीज़ी थी। वो लोटे इकट्ठे करके इन्होंने, जिन्होंने अपने सबने ज़मीर फरोशी की, जो अब निकाले गए। मकसद ये है, ये क्या इस तरह की डेमोक्रेसी होनी चाहिए? तो हमने किन चीज़ों पे एतराज़ किया? हमने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाए। डिफेक्शन क्लॉज जो है उसके ऊपर यू वर्क ऑन इट और इंश्योर कि जिस बंदे ने गलत काम किया उसको लाइफ टाइम के लिए उसको निकाल देना चाहिए। ही डजंट डिजर्व टू बी अ पॉलिटिशियन। वजह यह है कि आप एक पार्टी के मैंडेट पे आए हैं तो यू स्टे ऑन। ये डिमांड्स तो मेरा ख्याल है शनीला को भी इनसे कोई इनकार नहीं होगी और किसी भी पार्टी को कोई
इनकारी नहीं होगी। वजह यह है कि हम जब तक इलेक्शन साफ सुथरे नहीं करवाएंगे तो पाकिस्तान की यही लड़ाई झगड़ा रहेगा। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूँ, बिल्कुल सही है, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे कैसे, क्योंकि हर सियासी जमात का इस वक्त अपना एक नुक्ता नजर है कि ये होगा तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, अदरवाइज आपको मैं थोड़ा सा और उसी पर मामलात रुके में। बताइएगा, जैसा चेयरमैन नैब की तैनाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, आप लोग नहीं है पार्लियामान में, वो कैसे होंगी अब? देखिए सादिया, सबसे बड़ी ये बात है, एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मे बी कोई मेरी जो बात आवाज़ सुन रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए, इसकी जो हम डेमोक्रेसी के लिए इस वक्त सारे जंग कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, किसी को, आपको, मुझे या शनीला को बैरूनी इंटरफेरेंस पसंद है? हमें नहीं पसंद ना। वी डोंट वांट एक्सटर्नल प्रेशर बीइंग पुट ऑन अस। आई एम 100% श्योर, मेरे दिल की भी आवाज़ यही है, आपके दिल की भी आवाज़ है, और मेरा ख्याल है शनीला भी इसी तरह सोचती है। हमें सस्ती एनर्जी चाहिए थी, हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए था, हमें सस्ती गैस चाहिए थी। इमरान खान रशिया गया। आप मुझे ये बताइए, इंडिया वाले माने? इंडिया वाले, they had an independent foreign policy of their own, not being governed by anything, and they were not ready to listen to America. मकसद ये, उन्होंने तो अमेरिका की बात जिसका हवाला भी दिया, सस्ती गैस भी ले ली, सस्ती एनर्जी भी ले ली। हाँ, उन्होंने ले लिया, और उन्होंने अपना आम बंदों को रिलीफ दे दी, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, और अगर कहीं से आपको एनर्जी सस्ती मिल रही है, व्हाई नॉट टेक इट। लेकिन क्योंकि हम सारी जिंदगी एक, वो कहते हैं, महकूमियों के नीचे रहे हैं, मुसलसल अमेरिका का प्रेशर हमने बर्दाश्त किया है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक चीज बिल्कुल ठीक है। मैं जरा इस पे कमेंट ले लूं, ये साफ और शफाफ इंतखाबात वाली बात पे खास तौर पे शर्मिला का एक चीज जिसका मैं हवाला जरूर देना चाहूंगी। मतलब ऑब्वियसली आपका भी आई एम श्योर इख्तलाफ तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनकी लीडरशिप से अपनी जगह पर, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बात की दाद देनी चाहिए। जब वजीर खारजा के तौर पर वो गए अभी US और उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस की हिमायत करता हूँ, डिफेंड करूँगा मैं उसको। ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ पर इमरान खान को डिफेंड नहीं किया, वहाँ उन्होंने एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पोस्ट पर बैठे शख्स को डिफेंड किया, लेकिन आई थिंक अच्छा जेस्चर था। शर्मिला फारूकी साहिबा, साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे और वो क्या तरीक़ाकार है कि जिस पर सबका इत्तफाक होगा? देखिए सादिया, ये एक इंतहाई हसास और अहम मामला है, और इस मुल्क में मुझे नहीं याद जब से मैंने होश संभाला है, और आई एम श्योर यास्मीन साहिबा जो हैं उनकी मुझसे ज़्यादा उम्र है और एक्सपीरियंस होगा, उनको भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा इलेक्शन नहीं मिला होगा या सुना होगा जो ये किसी ने कहा होगा कि जी यस दीज आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसमें धांधली नहीं हुई। हर इलेक्शन में ये हुआ है जी। अब क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, क्या ऐसे इस्लाहात लाने चाहिए जिसके बाद किसी जमात को पाकिस्तान में और किसी शख्स को ये एतराज़ ना हो कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुए? उसके लिए आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए। बड़ा आसान है, इलेक्शंस अनाउंस कर देना, चले जी इंटरिम सेटअप ले आए, इलेक्शन कर दें। क्या होगा फिर? वही पुराने सिस्टम पे, पुरानी चीज़ों के ऊपर इलेक्शंस होगा, फिर कोई ना कोई धांधली और इल्ज़ाम लगाएगा और तरीक़ेकार इस्तेमाल करेगा कि जी शफाफ इलेक्शंस नहीं है, और फिर ये एक चेन, दिस चेन विल कंटिन्यू, और ये चलता रहेगा और पाकिस्तान में कोई हुकूमत अपने 5 साल पूरे नहीं करेगी, और हर बार अपोजिशन जो आएगी वो कहेगी कि जी मेरे साथ धांधली हुई है। क्या करना चाहिए? इस्लाहात होने चाहिए। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि इस्लाहात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी, उसके अंदर जो स्पीकर साहब थे वो अपोजिशन की सुनते नहीं थे। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी जिम्मेदारी एक हद तक ज़रूर पूरी की कि वो उन्होंने अपने इस्लाहात दे दिए उस कमेटी को, लेकिन उसके ऊपर कभी डिबेट नहीं हुई, कभी डिस्कशन नहीं हुआ, कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई, कभी पार्लियामान में नहीं आया, वज़ीर आज़म नहीं बैठे, ये अपोजिशन के लीडर जेल में होते थे। मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो पिछली हुकूमत में जेल में ही बैठे रहते थे अपोजिशन के, आधे से ज़्यादा क्या, पूरे के पूरे।
जो बंदा एतराज़ उठाए या इनके ऊपर तनकीद करे वो जेल में होता था। सो जितने बुरे हालात थे वो आपके सामने हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मीडिया के हजरात हों, चाहे वो और लोग हों। अब क्या करना है, हम अभी क्या, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी यही बात हम ये कहते हैं, यानी अभी भी इंतखाबी इस्लाहात कराएं, बाकी इंतखाबी इस्लाहात कराएं और बैठ के तरीकाकार ऐसा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, यही हम तो इनके साथ भी मिलकर बैठ के इस्लाहात करना चाहते हैं। का इल्जाम लगाएगी और फिर सड़कों पर आ जाएगी और जो भी हुकूमत बनेगी उसको चलने नहीं दिया जाएगा। आई हैव टू क्लोज दिस सेगमेंट हियर। डॉक्टर यास्मीन राशिद आपका, शर्मिला फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुल्क में इस वक्त एंटी पोलियो कैंपेन जारी है और जब भी ये कैंपेन शुरू होती है तो हमारी कोशिश होती है कि इस पे बात की जाए, क्योंकि एक ऐसा मसला है, जैसे हम हर प्रोग्राम में आपको बताते हैं जब भी पोलियो के हवाले से बाकायदा तफसीली तौर पे जिक्र किया जाता है कि जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक इससे जान छुड़ा चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑब्वियसली ये केसेस अभी भी मौजूद हैं, अभी भी बहुत सारे इकदाम करने की ज़रूरत है। इस साल के आगाज़ में जब हमने इस पे प्रोग्राम किया था तो एक अच्छी खबर के साथ किया था कि पोलियो का कोई केस नहीं आया, और अभी क्या सूरत हाल है इसी पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर पोलियो प्रोग्राम डॉक्टर शहजाद बेग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप ही के साथ ये प्रोग्राम हमने किया था इस साल के आगाज़ में और आपने ये अच्छी खबर भी दी थी कि कोई केस नहीं आया अभी तक, तो हालात वहीं पर हैं या कुछ दोबारा से ये बढ़ना शुरू हो रहा है? जी, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस नहीं हुआ, उसी वक्त मैंने ये भी कहा था कि माहौलियाती सैंपल्स में हमें ये मिल रहा है कि वायरस साउथ कीपी में मौजूद है, यू नो। सो मेरा स्टेटमेंट अभी भी यही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि क्योंकि अगर किसी इलाके में वायरस मौजूद होगा और वहाँ पे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कतरे नहीं पिए हुए, तो वायरस उन पे अटैक करेगा। इसमें पिछले एक महीने में नॉर्थ वजीरिस्तान में 15 किलोमीटर के इलाके में 3 पोलियो के केसेस रूनुमा हुए हैं। तीनों नॉर्थ वजीरिस्तान में ही आए? जी, तीनों। एक दो जो है वो मीर अली यूसी से है और एक जो है वो मीरन शाह यूसी से है। लेकिन इन तीनों में दो चीज़ें कॉमन है। एक चीज ये कि ये तीनों के तीनों केसेस जो थे वो रिफ्यूजल थे, जो कि हमने पोलियो के कतरे नहीं पिलाने। लेकिन उनमें से 2 बच्चे ऐसे भी थे जो अगरचे रिफ्यूजल थे, लेकिन वो वैक्सीनेटर के साथ मिलके अपने बच्चों को फिंगर मार्क करवा लेते थे ताकि पोलियो प्रोग्राम को पता ना चले कि हम रिफ्यूज। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी तक मैंने जब से ये हमारे नेशनल एंटी पोलियो कैंपेन्स होती हैं मुख्तलिफ, तो प्रोग्राम्स किए बहुत सारे, आपसे भी दीगर लोगों से भी बात हुई, उलमाए कराम से भी हम बात करते हैं क्योंकि उनका भी एक बहुत बुनियादी किरदार रहा है थ्रू आउट इस कैंपेन में। तो वो ये बात होती थी कि लोग जो हैं वो शायद कभी रिलीजियस रीजंस बनाकर इस वैक्सीनेशन से दूर भागते हैं, कभी कोई और चीज़ का बहाना कर देते हैं। बट जो आप मेंशन कर रहे हैं ये आज मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि क्योंकि ऑब्वियसली जिन बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाता है उनको मार्क कर दिया जाता है, उनकी उंगली पे निशान लगा दिया जाता है, तो आप कह रहे हैं कि ये फेक फिंगर मार्किंग भी हो रही है? जी देखिए, जो रिफ्यूजल है वो 3 तरह की है। एक तो वो लोग हैं जो हमें बता देते हैं कि भाई हम नहीं पिलाता कतरे, ठीक है। उसके बाद एक वो रिफ्यूजल्स हैं जो कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं, अपनी जगह से एब्सेंट होते हैं, जिसको हम इन 2 तरह के रिफ्यूजल्स को हम ढूंढ के, प्रोग्राम हमारा इतना माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग रोबस्ट है कि हम उनको ढूंढ के, उनको रिजॉल्व करके, उनको मेजॉरिटी आपको कतरे पिला लेते हैं। लेकिन अब एक तीसरा जो फैक्टर अब आना शुरू हो गया है कि लोगों ने कम्युनिटी वाइज जो
जो उनके एल्डर्स होते हैं वो हमारा जो वैक्सीनेटर होता है उसके साथ मिलके कि देखो भाई तुम्हारे पे प्रेशर है, बच्चे को वैक्सीनेट करना है, हमने नहीं पिलाने, तो लेट्स गो टू द मिडल वे कि इस बच्चे को तुम मार कर दो, तुम भी खुश हम भी खुश। अच्छा, तो ये वैक्सीनेटर्स के मिली भगत के साथ हो रहा है, यानी वैक्सीनेटर्स की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है जी। ऐसे लोगों के साथ आपने क्या किया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? देखिए वो वैक्सीनेटर भी उसी कम्युनिटी से होता है, अगर हम उसको निकाल भी देंगे उसकी जगह कोई और भी लेके आ जाएंगे तो वो भी तो उन्हीं में से एक होगा ना। हमें अब देखने की जरूरत ये है कि सब दुनिया में वालिदैन से ज्यादा अपने बच्चों को कोई प्यार नहीं करता। आखिर क्या वजह है कि वालिदैन को हम अभी तक नहीं कर सके कि वो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि बच्चे को कतरे नहीं पिलाने, उसके लिए चाहे हमें कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े। शायद ये हम इसमें अभी तक कामयाब नहीं हो सके, एक मखसूस ग्रुप ऑफ पीपल्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ठीक है, चाहे जो भी रीज़न है या जो भी एक्सक्यूज़ वो देते हैं अपने बच्चों को ये कतरे ना पिलाने के लिए, ये सिर्फ आप वहाँ देखते हैं जहाँ तालीम की या शऊर की कमी है, या हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी इनकार करते हैं इससे? देखिए इसमें कुछ तो ट्राइब्स भी हैं जिनको गवर्नमेंट से कोई थोड़ी सी कोई शिकायत है तो वो समझते हैं कि हमने इसको नहीं पिलाना। इसके अलावा ये बेसिकली तो जो लो इनकम पुअर फैमिलीज के लोग हैं जो जहाँ पे उन पे है वहाँ पे है, लेकिन ये नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बन्नू और टांग, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कर रहे हैं, इनमें ये फिनोमिना फ्रैंकली स्पीकिंग जितना हम समझते थे उससे मच मोर है। अच्छा, मैं आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से शिकायत है, भाई गवर्नमेंट से शिकायत है जिन भी लोगों को, तो वो उसका गुस्सा एटलीस्ट अपने बच्चों पे तो ना निकालें, उनके साथ ये ज्यादती करके तो ना निकालें। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब एक और सवाल भी, ये तो आपने कुछ कहा कि वैक्सीनेटर्स जो कि मिली भगत के साथ जिन वालिदैन ने नहीं पिलाने होते मार्क कर देते हैं और कहते हैं कि जी कतरे पिला दिए गए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा। लास्ट प्रोग्राम में एक और चीज़ हमने यहाँ पर रेज़ की थी, कुछ कंसर्न्स थे जो वॉलंटियर्स हैं इस कैंपेन में, जो आप लोगों के साथ ऑब्वियसली काम करते हैं, उनको भी हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उनकी जुर्रत को भी सलाम पेश करते हैं, जो ऐसे ऐसे इलाकों में पहुँच रहे होते हैं, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखते, मौसम की शिद्दत नहीं देखते हैं। आपने प्रोग्राम में रेज़ किया था कि उनके कुछ कंसर्न्स थे या उनकी कुछ डिमांड्स थी हुकूमत से, उस पर कोई अभी तक प्रोग्रेस हुई? जी, हमने अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सबसे पहले तो मैं ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि प्रोग्राम में हमने 99% सक्सेस हासिल की है और ये सारी की सारी हमारे फ्रंट वर्कर्स की मरहून मिन्नत है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अगर किसी एक जगह पे चंद दो चार अगर 4 लाख 3 लाख 40 हज़ार वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं तो उसमें से 10 या 15 लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमने 33% जो है वो हमारे वर्कर्स हैं जो पोलियो दिनों में हम काम करते हैं, हमने उनके मुआवजे में इजाफा किया है ताकि उनको ज़्यादा देना शुरू कर दिया है। सो दैट इशू टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एट ऑल लेवल है। एक और चीज़ कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो रिलक्टेंट होते हैं, और ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही कहा कि वालिदैन से ज़्यादा कोई अपनी औलाद को प्यार नहीं कर सकता, तो ये वालिदैन में ही जब तक ये एहसास नहीं आएगा कि वाकई हमने वैक्सीनेशन की तरफ जाना है, तब तक कोई और उनकी हेल्प नहीं कर सकता। इस तरीके से भी हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि जो वालिदैन इनकार करेंगे तो उनको कोई जुर्माना या सज़ा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। क्या अभी तक किसी ऐसे शख्स के खिलाफ या वालिदैन के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई हुई है जो इनकार करते हैं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से? जी, अब ये एक ऐसी कैच 22 सिचुएशन है जो समझने की ज़रूरत है। जब हम ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं वालिदैन के खिलाफ या उनके रिलेटिव्स के खिलाफ जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो कम्युनिटी की रिफ्यूजल्स और रेजिस्टेंस मोर वाइडर मोर ब्रॉडर हो जाती है। अच्छा, सो ये जैसे कि मैंने कहा कि ऐसी कैच 22 आप कह रहे हैं अगर
ना करें तो भी उसमें प्रॉब्लम है, अगर हम करते हैं तो वो उसको एक्सक्यूज बना के कि जी आपने ये किया है तो अब तो हम बिल्कुल ही नहीं पिलाएंगे। चाहिए, यानी वो फिर उस चीज़ का भी गुस्सा निकाल दिया जाता है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं। राइट, आई हैव टू वाइंड अप हियर। और ऑब्वियसली हमारे जितने भी इस वक्त पाकिस्तानी देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ये जो इस वक्त कैंपेन शुरू है मुल्क में पोलियो के हवाले से, टीम आपके घरों पर आती है आपके बच्चों को पोलियो के ख़िलाफ़ ये कतरे पिलाने के लिए, ताकि आपके बच्चे इस बीमारी से महफूज रह सकें। तो उनको इनकार मत करें, ज़रूर ये कतरे जो हैं वो अपने बच्चों को पिलवाएं। डॉक्टर शहजाद बेग, थैंक यू वेरी मच फॉर joining us. That's all for tonight. इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।